एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम सीखेंगे फर्दर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन की फैक्टर। दैट इज आपने की फैक्टर के बेसिस पे ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स निकाल लिया, ठीक है। अब आपको उसके बेसिस पे फर्दर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग करनी है। मतलब अगर हमारे ऑप्शंस में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ वैल्यूज अगर बदलती हैं, तो उसके बेसिस पे मैनेजमेंट किस तरह से डिसीजन लेगी, ये वर्किंग आज हम सीखेंगे। सो लेट अस रीड क्वेश्चन फर्स्ट। अ फर्म कैन प्रोड्यूस 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेम रॉ मटेरियल यूजिंग सेम प्रोडक्शन फैसिलिटीज। तो आपका रॉ मटेरियल सेम होने वाला है, प्रोडक्शन फैसिलिटीज भी सेम है, बट कितनी प्रोडक्ट लाइन्स है? 3। Okay, requisite labor is available plenty 8 rupees per hour for all products. That means आपकी लेबर आपके पास बहुत अवेलेबल है, लेबर की कोई दिक्कत नहीं है। The supply of raw material which is imported is 8 rupees per kg is limited to 10,400 kilograms. मतलब आपका रॉ मटेरियल जो है वो लिमिटेड सप्लाई में है। तो जो चीज लिमिट में होती है वो बन जाती है की फैक्टर। सो इस क्वेश्चन में हमारा की फैक्टर होगा रॉ मटेरियल और उसकी अवेलेबिलिटी है 10,400 किलोग्राम्स। नाउ वेरिएबल ओवरहेड्स आर 5.6 रुपीज पर आवर। सो ओवरहेड्स का रेट भी दे रखा है हमें। सो मटेरियल कॉस्ट हो गई, लेबर कॉस्ट हो गई और वेरिएबल ओवरहेड्स हो गए 5.6 पर आवर। तो जितने आवर का काम होगा उसके हिसाब से वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे। फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000। सेलिंग कमीशन इज 10% ऑफ सेल्स। तो आपकी सेलिंग कमीशन है सेल का 10%। ऑलराइट, सो ये भी वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट हो जाएगी। अदर इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट डिमांड, मतलब इस प्रोडक्ट की मैक्सिमम डिमांड है, सेल प्राइस दे रखा है। लेबर आवर्स रिक्वायर्ड, इसका मतलब आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो 8 रुपीज पर आवर थी। सो जब 1 आवर लगेगा तो लेबर कॉस्ट 8 रुपीज हो जाएगी। अगर आप 2 आवर्स में प्रोडक्शन करते हो पर यूनिट की, एक यूनिट की, तो आपकी 16 रुपीज कॉस्ट हो जाएगी और 1.5 का मतलब हो जाएगा 1.5 इंटू 8, 12 रुपीज कॉस्ट हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड रॉ मटेरियल पर केजी आपका पर यूनिट कितना यूज हो रहा है? एक्स से 0.7 किलोग्राम पर यूनिट। सो 8 रुपीज के अकॉर्डिंगली कितना हो जाएगा? 5.6 रुपीज। वाई का यूज हो रहा है 0.4 किलोग्राम पर यूनिट। मतलब ये रॉ मटेरियल का यूटिलाइजेशन है, इतने किलोग्राम एक यूनिट बनाने में यूज होता है। सो जब एक यूनिट ऑफ वाई आपका 0.4 किलोग्राम में बनता है और एक कॉस्ट इसकी है 8 रुपीज पर किलोग्राम, 8 रुपीज पर किलोग्राम हमें कॉस्ट दे रखी है, इसका मतलब 3.2 रुपीज इसकी कॉस्ट हो जाएगी एक यूनिट पर। जेड जो है ये सबसे ज्यादा आपका मटेरियल यूज कर रहा है। सो 8 रुपीज पर केजी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉस्ट होगी। सो पहला पार्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट मोस्ट ऑप्टिमल सेल्स मिक्स। तो सेल्स मिक्स बनाना है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, कैलकुलेट प्रॉफिट एट दैट लेवल। तो ये तो बहुत आसान हो गया हमारा, की फैक्टर के बेसिस पर सेल्स मिक्स बनाना है। सो ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स के कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं? पहली चीज हम करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन बेस्ड कॉस्ट शीट डेवलप करते हैं, जो कि हम पर यूनिट के अकॉर्डिंगली कर लेंगे, क्योंकि हमें अभी तो यूनिट्स पता ही नहीं है ना, और हमें तो सिर्फ अपनी कैलकुलेशन के लिए वैल्यूज चाहिए। तो पर यूनिट के लिए यहां पर आप 6 कॉलम भी बना सकते हो, 1 फॉर डिटेल एंड अदर फॉर अमाउंट। ओके, अदरवाइज आप डिटेल साथ साथ लिखते रहोगे। यहां पर मैक्सिमम डिमांड आपकी है, एक्स की है 8,000 यूनिट्स, वाई की है 6,000 यूनिट्स और जेड की है 4,000 यूनिट्स। तो ये आप लिख देंगे जितनी भी मैक्सिमम डिमांड है। अब हमारी कॉस्ट शीट स्टार्ट होगी, ठीक है। सेलिंग प्राइस अब हमें दे रखा है 30 रुपीज, 40 रुपीज, 50 रुपीज। ये हो गया सेलिंग प्राइस। डबल लाइन कर दो क्योंकि अब हमें वेरिएबल कॉस्ट के कंपोनेंट लिखने हैं। सो डायरेक्ट मटेरियल, सो एक्स के लिए क्या है? मटेरियल की रिक्वायरमेंट है 0.7 kg। सो 0.7 एट द रेट ऑफ 8। सो 5.6, यहां पर 0.4 एट द रेट ऑफ 8, 3.2 और यहां पर 1.5 एट द रेट ऑफ 8, 12 रुपीज। तो यही मैं 2 कॉलम इसीलिए बोल रही थी, ये डिटेल का और ये अमाउंट का कॉलम। देन डायरेक्ट लेबर, लेबर आवर है 1 आवर एट द रेट ऑफ 8 रुपीज। दूसरे में लगेंगे 2 आवर्स एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर आवर, ठीक है। यहां कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि मटेरियल भी 8 रुपीज है, लेबर भी 8 रुपीज है। ये 8 रुपीज पर केजी है, वो 8 रुपीज पर आवर है। सो हम अलग अलग कॉस्ट ही ले रहे हैं, रेट उनके हैपेंस टू बी सेम। ओके, सो आपका
यहाँ पर आवर भी 1.5 आवर्स है पर यूनिट, तो 8 रुपीज के अकॉर्डिंगली हो गया 12 रुपीज। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट क्या है 5.6 पर आवर। तो यहाँ क्योंकि 1 आवर इसको बनाने में लगता है तो 5.6 के बेसिस पे इसकी कॉस्ट हो गई 5.6। इसको बनाने में 2 आवर्स लगते हैं तो 5.6 के बेसिस पर 11.2, और इसे बनाने में 1.5 आवर लग रहा है, सो 5.6 के बेसिस पर इसकी कॉस्ट हो गई 8.4। इसके अलावा हमारे पास क्या है सेलिंग कमीशन विच इज 10% ऑफ सेल। सो डायरेक्टली सेलिंग प्राइस का 3 रुपीज, 4 रुपीज और 5 रुपीज आ गई सेलिंग कमीशन। सो हमारी वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कितना हो गया 22.2, यहां पर हो जाएगा 34.4 और यहां पर हो गया 37.4। दैट मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो 7.8 क्योंकि आपका सेलिंग प्राइस है 30, वेरिएबल कॉस्ट है 22.2। तो ये आप इसको मार्क भी कर सकते हो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये सेलिंग प्राइस है और ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। सो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यहां पर आपका आ जाएगा 5.6 और यहां आ जाएगा 12.6। ठीक है, ये हो गया कंट्रीब्यूशन। अब हम पीवी रेशो नहीं निकालेंगे क्योंकि हमारा जो की फैक्टर है वो है रॉ मटेरियल। सो हमें की फैक्टर के बेसिस पर कैलकुलेशन करनी है। सो की फैक्टर हो गया रॉ मटेरियल। सो सबसे पहले हम लिखते हैं कि रॉ मटेरियल का यूज क्या हो रहा है पर यूनिट में, वो हमें दे रखा है डायरेक्टली। सो एज इट इज ले लेंगे, अदरवाइज ये हमें कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी प्रॉब्लम। तो जो दे रखा है रॉ मटेरियल का यूज ले लिया। सो कॉन्ट्रीब्यूशन पर किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल कितना होगा, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन रॉ मटेरियल यूज। ठीक है ना, ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है और इतने किलोग्राम का रॉ मटेरियल लग रहा है। सो 7.8 अपॉन 0.7 का मतलब हो गया 11.14 रुपीज पर किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल। 5.6 अपॉन 0.4 का मतलब हो गया 14 रुपीज पर केजी। सो एवरी किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल, जो तुम 1 किलोग्राम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो वो यहां पर तुम्हें 11 के करीब कंट्रीब्यूशन दे रहा है। वाई प्रोडक्ट लाइन में 14 रुपीज का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। और देखते हैं जेड में क्या देगा 12.6 अपॉन 1.5 का मतलब हो गया 8.4 रुपीज पर किलोग्राम। सो हमारा रैंकिंग क्या बन जाएगी, रैंकिंग हो जाएगी हमारी कि कितना हमारे पास मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आ रहा है। मैक्सिमम हमें मिल रहा है वाई से, तो सबसे पहले हमें अपना रॉ मटेरियल यूज करना चाहिए वाई को प्रोड्यूस करने में। अगर बच जाए तो एक्स में यूज करो और उसके बाद भी अगर बच जाए तो जेड में यूज करेंगे। तो ये हो गए हमारे रैंकिंग कि आपका वाई, एक्स एंड जेड। सो अब हमें क्या करना है, हमें क्योंकि सेल्स मिक्स बताना है तो हम अपनी टेबल बनाएंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिमल सेल्स मिक्स। अब इसको बनाने का क्या तरीका होता है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैक्सिमम पॉसिबल की फैक्टर्स लेके समझाया था कि हर एक की फैक्टर में टेबल कैसे जनरेट होती है। सो इस टेबल में पहले 4 कॉलम जो है वो बहुत इजीली आप लिख सकते हो, रैंकिंग, प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, मैक्सिमम डिमांड और की फैक्टर। ये 4 चीजें हमें पता है कि आपका रैंकिंग क्या है प्रोडक्ट की। तो रैंकिंग के बेसिस पे आप तीनों प्रोडक्ट्स को लिख दो। तो सबसे पहले बनेगा वाई, फिर बनेगा एक्स और फिर जेड बनेगा। वाई की मैक्सिमम डिमांड 6000 यूनिट्स, एक्स की मैक्सिमम डिमांड 8000 यूनिट्स। ये हम मैक्सिमम लिमिट रख रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर नहीं बना सकते क्योंकि आपका बिकेगा ही नहीं ना। सो 6, 8 एंड 4 ये हो गया। और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हमें कितनी दे रखी थी, हमें दे रखा है रॉ मटेरियल 10,400 किलोग्राम। तो ये हो गए हमारे 4 कॉलम जो हमें इंफॉर्मेशन दी है। अब क्योंकि हमें रॉ मटेरियल का यूज देखना है उसके अकॉर्डिंगली हमें प्रोडक्शन को बजट करना है या एक्चुअल प्रोडक्शन डिसाइड करनी है। यू कैन यूज एनी टर्म। वैसे हम क्योंकि ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स नेक्स्ट पीरियड के लिए बना रहे हैं तो इसे बजटेड आउटपुट भी कह सकते हैं, और अदरवाइज क्योंकि दिस इज गोइंग टू हैपन, यही तो बनाना है, तो इसको एक्चुअल क्वांटिटी प्रोडक्शन की भी कह सकते हैं। इट्स अप टू अस, हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखना है। तो रॉ मटेरियल का यूज अब हमें देखना है कि इसको कैसे कैसे यूज करेंगे। तो यूज कैसे होता है, क्वांटिटी इनटू रॉ मटेरियल पर यूनिट, ठीक है ना। तो रॉ मटेरियल के यूटिलाइजेशन के लिए अब हमें एक्चुअल प्रोडक्शन लिखनी है। एक्चुअल प्रोडक्शन कह दो या फिर बजटेड प्रोडक्शन कह दो। रॉ मटेरियल यूज
पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में कितना यूज होता है, तो ओवरऑल रॉ मटेरियल यूटिलाइजेशन कितना हो जाएगा। ये 3 कॉलम, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल का की फैक्टर था तो उसके तीनों हमें कॉलम बनाने होंगे। रॉ मटेरियल यूज किस पे डिपेंड करेगा, कितनी क्वांटिटी बता रहे हो और कितनी इसका यूज है पर यूनिट। इसकी जगह अगर लेबर का हमारे पास होता सपोज की फैक्टर, तो हम लिखते हैं कि एक्चुअल प्रोडक्शन, अब लेबर का यूज पर यूनिट कितना है, एक यूनिट बनाने में कितनी लेबर यूज हो रही है, तो ओवरऑल लेबर आवर्स का यूटिलाइजेशन समझ में आ जाता। सेम केस आपका फैक्ट्री, अगर आप यूज कर रहे हो सर्विसेज, तो आपके फैक्ट्री आवर्स कितने अवेलेबल है, तो उसके लिए भी एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू फैक्ट्री आवर्स यूज्ड, वो आपका फैक्ट्री आवर यूटिलाइजेशन मिल जाएगा। अगर आपका सेल्स का सपोज टोटल की फैक्टर है कि ओवरऑल सेल्स रेवेन्यू कितना है, तो एक्चुअल आउटपुट इनटू सेल्स रेवेन्यू ले लोगे। सो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा की फैक्टर जो है उसका यूज कितना होगा, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉलम्स के नाम आ जाएंगे। और अगर आपका की फैक्टर सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल है, तो फिर तो एक्चुअल प्रोडक्शन ही यहाँ पर काफी रहेगी ना, फिर तो मल्टीप्लाई करना ही नहीं, क्योंकि हमारा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ही और यूनिट ऑफ सेल ही एक्चुअल की फैक्टर है। तो अब हमें की फैक्टर की कैलकुलेशन के कॉलम बनाने हैं कि ये की फैक्टर कैसे कैसे यूज होगा, उसके अकॉर्डिंगली ये 3 कॉलम या 1 कॉलम बनेगा। अब आ जाते हैं कैलकुलेशन पर। सो वाई आप कितना बना सकते हो, 6000। अब इनका यूटिलाइजेशन हमें पता है, वाई बनाने के लिए 0.4 किलोग्राम यूज हो रहा है, एक्स के लिए 0.7 किलोग्राम यूज हो रहा है और जेड के लिए 1.5 किलोग्राम रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास अवेलेबल थी, हमने फीड कर दी। अब टेबल को सॉल्व करो। अब आप वाई में सोचो कितनी मैक्सिमम प्रोडक्शन पर आप जा सकते हो। सो आपकी वाई की मैक्सिमम है 6000 और इसका यूटिलाइजेशन का रेट है 0.4 पर किलोग्राम पर यूनिट। इसका मतलब अगर हम मैक्सिमम प्रोडक्शन भी करें तो हमारा कितना यूटिलाइजेशन हो जाएगा, 2400 किलोग्राम रॉ मटेरियल यूज हो जाएगा। सो आप कर सकते हो, क्योंकि आपका एक्चुअल रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी काफी है। इसका मतलब एक्चुअली हम 6000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और हमारा सिर्फ 2400 किलोग्राम रॉ मटेरियल ही यूज होगा। एक्चुअल आउटपुट इनटू रॉ मटेरियल रेट इज इक्वल टू रॉ मटेरियल यूटिलाइजेशन। ठीक है ना। अब जब आपने ये यूज कर लिया, ये बजट कर दिया कि अब इतनी प्रोडक्शन इसकी हो जाएगी, तो अब एक्स के लिए रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी कितनी बचेगी, 10,400 पहले थी बट 2400 इस स्टेज तक आते हुए यूज हो गया। इसका मतलब 8000 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल बचा। तो अब एक्स के लिए सोचो, कैन यू गो फॉर फुल। अब कई बार ये होता है कि हम जब 3-4 क्वेश्चन एक जैसे कर लेते हैं ना, तो हमारा ये रूटीन में आ जाते हैं कि हर एक को फुल करना है, लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे। पर ऐसा जरूरी नहीं है, हमें हर बार चेक जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके रॉ मटेरियल काफी कम हो, आपको सेकंड स्टेप पे ही क्लोज करनी पड़ जाए प्रोडक्शन। तो अब यहां पर अगर आप 8000 यूनिट बनाते हो, तो क्योंकि इसका यूज है 0.7 किलोग्राम पर यूनिट, इसका मतलब 5600 किलोग्राम आपका रॉ मटेरियल यूज हो जाएगा यहाँ पे, जो आप कर सकते हो क्योंकि आपके पास अवेलेबिलिटी है। अब यही अगर मान लो 10,400 की जगह पे 6,400 होता और यहां पर आपका अवेलेबिलिटी सिर्फ 4,000 किलोग्राम होती, तो उस केस में एक्स की प्रोडक्शन भी लिमिट हो जाती, क्योंकि जितना अवेलेबल रॉ मटेरियल है उतनी ही प्रोडक्शन करते और जेड फिर बिल्कुल नहीं बनता। तो हर स्टेज में चेकिंग करना जरूरी है। सो अगर हम फुल प्रोडक्शन, मतलब ये वाला जो 8000 यूनिट है, अगर हम फुल प्रोडक्शन पे जाएं तो हमारा 5600 किलोग्राम यूज हो जाएगा, है ना। तो अब कितना बच गया, 8000 पहले बचा हुआ था, उसमें से 5600 यूज हो गया, सो 2400 किलोग्राम बच गया। अब ये 2400 किलोग्राम से हम कितने आउटपुट बना सकते हैं, यहां भी हम पहले मैक्सिमम सोचेंगे। अगर मैक्सिमम पे जाते हैं तो हमें 6000 किलोग्राम का रॉ मटेरियल चाहिए, 4000 यूनिट इंटू 1.5 किलोग्राम पर यूनिट। बट क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2400 किलोग्राम ही है, तो हम उतना ही यूज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यूनिट नहीं पहले फीड करेंगे, हम कहेंगे हमारे पास तो ये इतना ही बचा हुआ है। तो अब आउटपुट कितनी होगी, क्योंकि दिस इंटू 1.5 इज इक्वल टू 2400 है, तो आउटपुट कितनी हो गई, 2400 अपॉन 1.5, दैट मीन्स आपका ये आ जाएगा 1600 यूनिट्स। ठीक है। सो हमारा ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स कितना आ गया, अब हम साफ साफ इसमें ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स और इसके साथ साथ प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में कहा है। तो अब हमारी प्रोडक्ट लाइंस हैं एक्स, वाई और जेड, और ऑप्टिमल मिक्स कितना आ गया। अब हम
प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे एक्स वाई जेड में, क्योंकि वो तो रैंकिंग हमने यूज की थी कैलकुलेशन के लिए। तो एक्स की प्रोडक्शन होगी 8000 यूनिट्स, वाई की प्रोडक्शन होगी 6000 यूनिट्स और जेड की प्रोडक्शन होगी 1600 यूनिट्स। ठीक है, अब आपको प्रॉफिट सॉल्व करना है तो प्रॉफिट बेस्ड होते हैं यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इनटू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। सो इनको कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करो तो कंट्रीब्यूशन आपका है 7.8, 5.6, 12.6। ठीक है ना। सो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ गया 62,400, 33,600 एंड 20,160। दैट मीन्स ये आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, लेस फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 50,000 इस क्वेश्चन में हमें दे रखी थी। सो 66,160 आपका आ गया प्रॉफिट। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व, जिसमें हमने ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स निकाला और उसके बाद प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर दी। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। करना क्या होता है, क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स हमारा कंट्रीब्यूशन बेस्ड होता है, जिसका जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन उतनी प्रॉफिटेबिलिटी। तो हमने क्या किया, कंट्रीब्यूशन सॉल्व किया, उसके बाद की फैक्टर के बेसिस पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर सॉल्व कर लिया। रैंकिंग आ गई, रैंकिंग के बेसिस पे प्रोडक्ट मिक्स सॉल्व हुआ और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो प्रोडक्ट मिक्स लिख के हमने प्रॉपरली प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया। यहां पर हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना होता है कैलकुलेशन करते हुए कि क्योंकि हमने जब यहां कैलकुलेशन की है ना, ये हमने रैंकिंग के बेसिस पे की है। सो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स जल्दी में आंसर करने के लिए यहां तो रैंकिंग लिख ली, लेकिन बाकी सब जगह जो क्वेश्चन में दे रखा है ना उसको एज इट इज लिखना शुरू कर देते हैं। 864 तो आप सीधे लिख दोगे मैक्सिमम डिमांड 864। ऐसा नहीं करना है, ये टेबल बहुत ध्यान से बनानी है, क्योंकि यहां पर हमारे प्रोडक्ट्स का ऑर्डर अब चेंज्ड है। XYZ ABC नहीं है, ये है रैंकिंग के बेसिस पे। तो जो भी इंफॉर्मेशन लिखनी है वो रैंकिंग के हिसाब से लिखनी है। मतलब Y की इंफॉर्मेशन लिखो, फिर X की लिखो, फिर Z की लिखो। और जो हम हैबिचुअली टेबल से सीधे वैल्यू उठाते हैं ना 1 2 1.5 सीधे लिख दिया 864, ये नहीं करना, इसको ठीक से लिखना है। अदरवाइज ये गलत हो गया तो आगे सारी कैलकुलेशन रॉन्ग होगी। आई होप दिस मेक सेंस टू यू। ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग पर। यहां तक प्रोडक्ट मिक्स है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ये सॉल्व हो गया। अब मैनेजमेंट को इसके ऊपर कुछ डिसीजन लेने हो सकते हैं। सो लेट अस सी नेक्स्ट सिनेरियो क्या है। ठीक है, सो अब क्या दे रखा है, एज्यूम इन द अबव सिचुएशन इफ एडिशनल रॉ मटेरियल कैन बी प्रोक्योर्ड। मतलब अगर इस ऊपर वाले सिनेरियो में, इस सिनेरियो में अगर हम एडिशनल रॉ मटेरियल ले लें, कितना अवेलेबल है हमारे पास 4500 किलोग्राम। सो शुड फर्म गो फॉर एडिशनल प्रोडक्शन। पहला क्वेश्चन कि क्या फर्म को एडिशनल प्रोडक्शन करनी चाहिए। ठीक है, इफ इट रिजल्ट्स इन एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 20,000 एंड इंक्रीज ऑफ 25% इन लेबर रेट एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। मतलब अगर आप ये एडिशनल प्रोडक्शन करते हो तो आपके पास कुछ कॉस्ट बढ़ जाएगी। पहली चीज फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाएगी 20,000, दूसरी चीज आपके लेबर के रेट भी बढ़ जाएंगे और वेरिएबल ओवरहेड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपकी इंक्रीज होने वाली हैं। तो क्या आपको अब एडिशनल प्रोडक्शन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। सो एडिशनल प्रोडक्शन डिसीजन लेने से पहले हमें ये सोचना होगा कि एडिशनल प्रोडक्शन किसकी करें और कितनी करें। तो आप ये देखो, प्रेजेंट सिचुएशन में आप एक्स सैचुरेट हो चुके हैं। एक्स की मैक्सिमम डिमांड 8000 थी, वो पूरी आपने कर दी है। वाई की डिमांड भी पूरी हो चुकी है। इसका मतलब जेड में अभी स्कोप है कितना, जेड के पास स्कोप है 2400 यूनिट्स का। मतलब हम अगर चाहें तो एडिशनल प्रोडक्शन कर सकते हैं किसकी, जेड की, वो भी मैक्सिमम 2400 यूनिट्स। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमें ये भी सोचना होगा कि प्रोडक्शन कितनी करें या रॉ मटेरियल कितना यूज करें। ठीक है, अब ये जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है इससे आप मैक्सिमम प्रोडक्शन कितनी कर सकते हो, क्योंकि 4500 किलोग्राम रॉ मटेरियल है और एक यूनिट जेड का लेता है 1.5 किलोग्राम। इसका मतलब आप 3000 यूनिट्स कर सकते हो प्रोडक्शन। बट हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, रिक्वायरमेंट है 4000 में से 1600 यूनिट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। हमारी रिक्वायरमेंट है सिर्फ 2400 यूनिट्स।
दैट इज इफ नीड बी, अगर जरूरत है या अगर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, देन फर्म कैन प्रोड्यूस 2400 यूनिट्स विद रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल वो पूरा नहीं लेगी, चाहे अवेलेबल है, उसको कितना लेना होगा 2400 यूनिट्स के लिए एट द रेट ऑफ 1.5 किलोग्राम पर यूनिट। सो ये सिर्फ 3600 किलोग्राम का रॉ मटेरियल यूज करेगी अगर जरूरत पड़ी तो। सपोज यहां पर आपकी जेड की रिक्वायरमेंट होती, सपोज 5000 यहां होता, तो इसका मतलब हो जाता आपके पास 3400 की पॉसिबिलिटी है ना। तो आप 3000 यूनिट बना सकते थे, तो हमें यहां पर ये एडिशनल लाइन नहीं देनी होती, हम ये कह देते कि इफ पॉसिबल फर्म कैन प्रोड्यूस कितना, जितना इसमें 3000 यूनिट है वो पूरा बना सकती है, क्योंकि हमारी उस केस में लिमिट कितनी हो जाती, हमारी उस केस में लिमिट अगर ये 4 की जगह 5 होता मैक्सिमम, तो हमारी लिमिट 3400 यूनिट्स की है। तो आप 34 में 3000 तो कर ही सकते हो ना एडजस्ट, तो आप लिख देते कि हाँ 3000 यूनिट्स और बनाए जा सकते हैं, बट उसका हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखनी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस में कोई भी डिसीजन ऐसे नहीं लिया जाता कि चलो चीज मिल रही है तो हम बना देते हैं। हमें प्रॉफिट देखना होता है कि प्रॉफिट है तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो अब इस एडिशनल प्रोडक्शन का प्रॉफिट सॉल्व करना है। सो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर एडिशनल प्रोडक्शन कितनी है, जेड की 2400 यूनिट्स की। अब आप प्रॉफिट कैसे सॉल्व करते हो? प्रॉफिट सॉल्व करने का तरीका होता है, आप लेते हो वेरिएबल कॉस्ट, टोटल करते हो, फिक्स्ड कॉस्ट लेते हो और उसको सेल में से माइनस कर देते हो, आपके पास प्रॉफिट आ जाता है। या आप कंट्रीब्यूशन बेस्ड कॉस्ट शीट बनाते हो, तो भी आप उसी का ही सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट और ये सॉल्व करके आप प्रॉफिट निकालते हो, ठीक है ना। तो अब हमारी कैलकुलेशन जो है वो रिवाइज होने वाली है। कैसे? नंबर 1, हमारे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो 50 ही है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल। अब आप पिछली वेरिएबल कॉस्ट याद रखो, पिछली वेरिएबल कॉस्ट जेड की कितनी थी, 12 रुपीज मटीरियल, 12 रुपीज लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स 8.4 और सेल्स कमीशन 5। तो आपकी मटेरियल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या कहा है कि आप मटेरियल जब खरीदोगे और बनाओगे प्रोडक्शन, तो आपकी लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स बढ़ेंगे, तो मटेरियल कॉस्ट एज इट इज रह गई। अब डायरेक्ट लेबर आपकी कितनी हो जाएगी, 12 प्लस इसका 25% बढ़ गया। तो अगर हम 12 का 25% बढ़ा दें, यही है ना, 12 प्लस 25%, ये आपकी लेबर कॉस्ट थी। अब ये लेबर कॉस्ट में 25% का इंक्रीज हो गया है। सो 12 प्लस 12 का 25% कितना हो जाएगा, 3 रुपीज। तो 3 रुपीज का चेंज आ गया। अब हमारी लेबर कॉस्ट जो हमारे पहले थे 8.4, इसमें भी 25% का इंक्रीज हो गया, ठीक है। सो 25% का इंक्रीज, तो 8.4 प्लस इसका 25% कैसे आएगा, इंटू 25/100, 2.1। इसका मतलब 10.5 अब हमारी इसकी वेरिएबल ओवरहेड्स हो गए। और सेलिंग कमीशन में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि वो तो सेल प्राइस पर बेस्ड थी, ठीक है ना। सो अब हमारे पास क्या सिचुएशन आ गई है कि हमारी मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट रिवाइज होके आ गई 12, 15, 10.5 और कमीशन रह गई 5। इसका मतलब हमारे पास 42.5 रुपीज हो गया वेरिएबल कॉस्ट। सो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 7.5। दैट मीन्स टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 7.5 इंटू 2400 यूनिट्स। आप 2400 यूनिट्स आप बना रहे हो, तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 8000। अब माइनस करो फिक्स्ड कॉस्ट 20,000, तो क्या सिनेरियो है, 2000 का हो गया आपके पास लॉस, विच मीन्स कि फर्म शुड नॉट गो फॉर एडिशनल प्रोडक्शन। आपको एडिशनल प्रोडक्शन नहीं करनी है, क्योंकि इससे आपके पास हो रहा है लॉस। सपोज ये फिक्स्ड कॉस्ट का जो चेंज है वो 20 की जगह 10,000 रहा होता, तो आपके पास 8,000 का प्रॉफिट बच जाता है। इसका मतलब जब हम अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा, तो आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो। तो अब आप इसमें डिसीजन क्या दोगे, सजेशन क्या दोगे? आपको कहा है ना एडवाइस करो, तो आप एडवाइस क्या करोगे, सिंस एडिशनल प्रोडक्शन विल रिजल्ट इन लॉस, सो
we should not go for additional production. So it is advised not to go for additional production. अब यही चीज हम जो टोटल कॉस्ट से कर रहे हैं, इसको हम मार्जिनल कॉस्ट से या एडिशनल कॉस्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, हमारे पास पुराना कंट्रीब्यूशन देखो कितना है, इसका कंट्रीब्यूशन है 12.6। तो अगर हम एडिशनल प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 30,240। ये हमारा कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा। अब हम इसमें से लेस करेंगे एडिशनल कॉस्ट। ये कंट्रीब्यूशन में चेंज है, अब कॉस्ट में चेंज देखो, मटेरियल में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। लेबर में क्या चेंज आया, लेबर पहले 12 रुपीज की थी, अब 15 रुपीज की हो गई है, तो लेबर में रेट में चेंज आ गया 3 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। अब वेरिएबल ओवरहेड्स जो पहले आपके 8.4 थे उसमें 25% मतलब 2.1 रुपीज का चेंज आ गया, तो इसमें भी आपका कितना आ गया चेंज, 5040। फिक्स्ड कॉस्ट में आपका चेंज आ गया 20,000 का। दैट मीन्स टोटल इंक्रीज इन कॉस्ट, तो आपके कॉस्ट में कितना इंक्रीज हो गया, 32,240। तो आपका कंट्रीब्यूशन 30,240 है और आपकी कॉस्ट में इंक्रीज हो रहा है 32,240, विच मीन्स ऑन द होल हमारे पास लॉस आने वाला है। इतना पैसा बढ़ेगा कंट्रीब्यूशन में, बट हमारा कॉस्ट ज्यादा बढ़ रही है तो लॉस होगा। सो सजेशन क्या हुई कि वी शुड नॉट गो फॉर एडिशनल प्रोडक्शन। सो कंपनी को या फर्म को ये एडिशनल मटेरियल नहीं खरीदना और ना ही उन्हें प्रोडक्शन करनी है। ये दोनों मेथड आपको क्लियर होने चाहिए। एक में हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअल कॉस्ट शीट बना रहे हैं इस एडिशनल प्रोडक्शन की। कॉस्ट शीट मतलब सेलिंग प्राइस माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट। दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट ले रहे हैं, एडिशनल कॉस्ट और एडिशनल प्रॉफिट ले रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं इसका स्टेटस कि एवरी यूनिट ऑफ जेड बीइंग सोल्ड, जेड का जब भी कोई यूनिट बेचोगे इतना कंट्रीब्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। और फिक्स्ड कॉस्ट तो आप ऑलरेडी यहां तक कवर कर चुके हो, तो आप सिर्फ एडिशनल कॉस्ट पे जाओ, एडिशनल प्रॉफिट पे जाओ। सो एडिशनल हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 12.6 रुपीज और एडिशनल कॉस्ट पड़ जाएगी ये। इसका मतलब ओवरऑल जो हमारा प्रॉफिट और लॉस में चेंज आएगा वो होगा 2,000 का। किसी भी तरह से आप इसको कर सकते हो, बट आई विल स्टिल एडवाइस कि ये जो एडिशनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ये आपने मार्जिनल कॉस्टिंग में भी किया होगा, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे क्या डिसीजन हो गया, सजेशन हो गई कि कंपनी शुड नॉट गो फॉर एडिशनल प्रोडक्शन, राइट। ओके, नेक्स्ट अब थर्ड इसका सिनेरियो नेक्स्ट क्या है, एज्यूम इन द अबव क्वेश्चन विद नो शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। अगर इस ऊपर वाले क्वेश्चन में शॉर्टेज ऑफ मटेरियल नहीं हो, मतलब अब हमारे पास बहुत मटेरियल है, इसका मतलब अब ये जो ऑप्टिमल सेल्स मिक्स हमने निकाला था इसकी जरूरत नहीं है। दैट मीन्स हम अब फुलेस्ट लेवल तक जा रहे हैं, मतलब 8,000, 4,000 एंड 6,000 जो भी हमारी मैक्सिमम आउटपुट है हम वहां तक जा रहे हैं, क्योंकि ये तभी था जब आपके पास रॉ मटेरियल की लिमिट थी। तो अब कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अब ये भूल जाओ, ना तो ये मिक्स आपके पास है ना आपके पास ये सेकंड सिनेरियो, आप उसके ऊपर हो, मतलब आप मैक्सिमम लेवल पे हो। ओके, इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज सेल ऑफ एनी प्रोडक्ट बाय 25%। अब आप किसी भी प्रोडक्ट की सेल 25% से बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपके पास लिमिट तो है नहीं, ना रॉ मटेरियल ना लेबर, किसी चीज की लिमिट नहीं है। मतलब आप कितनी मर्जी प्रोडक्शन करो, तब तो सिर्फ एक ही लिमिट होती है ना कि जितनी डिमांड है उतनी प्रोडक्शन होगी। अब आप डिमांड भी बढ़ा सकते हो, कितने से, 25% से आप इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एडिशनली 12,000 एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड करना पड़ेगा। तो एक चीज है कि कॉस्ट बढ़ेगी, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 12,000। तो अब हमें किसकी प्रोडक्शन करनी चाहिए। यूजुअली जब हम आउटपुट को देखते हैं कि कितनी प्रोडक्शन बढ़ाएं, तो हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखते हैं, है ना। हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 7.8, 5.6 और 12.6। तो हो सकता है कि हमें से कोई ये सोचे कि जेड का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है तो जेड को ही प्रोड्यूस कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका ये तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, बट क्या ये तीनों जो प्रोडक्ट लाइंस हैं आपकी, क्या वो सेम स्टैंडिंग पे हैं? नहीं। आप एक्स को ज्यादा बना रहे हो, वाई की डिमांड कम है, जेड की और भी कम है, तो ये सेम स्टैंडिंग पे नहीं है। तो अगर किसी की डिमांड में इंक्रीज भी हो रहा है तो एक्स की डिमांड में 2,000 का इंक्रीज होगा, 25% इंक्रीज। वाई में 1,500 यूनिट्स आप और जोड़ सकते हो, जेड में आप सिर्फ 1,000 यूनिट और जोड़ोगे। तो हमें पर यूनिट नहीं, हमें टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन देखना होगा।
सपोज यहाँ पे 25% इंक्रीज की बजाय अगर ये कहते हैं कि आप किसी की भी सेल 1000 यूनिट से बढ़ा सकते हो, उस केस में क्या होता है, एक्स वाई जेड तीनों सेम लेवल पे हैं, इसको 1000 बढ़ाओ, इसको 1000 बढ़ाओ या इसको 1000 बढ़ाओ, तो तब आप देख लेते क्योंकि तीनों सेम फुटेज पे हैं तो फिर आप जेड को बढ़ा देते। अभी नहीं कर सकते, अब हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि तीनों के लेवल अलग अलग है, तीनों अलग अलग लेवल पे जा रहे हैं मार्केट में। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों का प्रॉफिटेबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल प्रॉफिट। तो अब एडिशनल प्रॉफिट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन माइनस एडिशनल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन तक तो हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, सो देयर इज नो पॉइंट कि हम कंट्रीब्यूशन को चेंज करें, वो हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो एक्स वाई और जेड। अब हम क्या लेंगे, एडिशनल यूनिट्स ऑफ सेल। तो कितनी आप सेल बढ़ा सकते हो, 25%। सो एक्स की डिमांड थी 8000, आप इसका 25% अगर बढ़ाते हो तो 2000 यूनिट्स इसके बिकेंगे। वाई के अगर आप करते हो तो 25% पे आप 1500 यूनिट्स एडिशनली बेच सकते हो, और जेड में अगर आप बढ़ाते हो तो 25% के बेसिस पे आप 1000 यूनिट्स और बढ़ा सकते हो। सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इनका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या था, 7.8, 5.6 एंड 12.6 रुपीज। ये आपका कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब आपका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा हर केस में, यहाँ 12,600, यहां पर आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा टोटल 8400 और यहां पर हो जाएगा 15,600। ठीक है, अब लेस करो एडिशनल कॉस्ट, क्योंकि हम सिर्फ वेरिएशन पे जा रहे हैं, कितना कितना चेंज हुआ, हम टोटल क्यों करें सॉल्व जब हम ऑलरेडी सब जानते हैं वैल्यूज। ठीक है, हमें अपने काम सिंप्लीफाई करने होते हैं। सो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा इतना, और एडिशनल कॉस्ट हमारी कितनी पड़ रही है, 12,000 रुपीज तीनों केसेस में। क्योंकि आप ये नहीं कहोगे इसे बांट दे, क्योंकि इट इज नॉट ऑल, इट इज और, या ये करोगे या ये, तो जो भी ऑप्शन लोगे उसमें कॉस्ट पड़ने वाली है, इसमें 12,000 या इसमें। सो आपके पास जो नेट एडिशनल प्रॉफिट जो है वो 3600 एक्स के केस में होगा, वाई के केस में तो आपको लॉस होने वाला है 3600 का, और जेड के केस में आपके पास प्रॉफिट आएगा 600 का। सो विच सिनेरियो इज बेस्ट, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है, सिंस एक्स इज रिजल्टिंग इन मैक्सिमम एडिशनल प्रॉफिट, एक्स आपका ज्यादा प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करेगा, सो इट इज सजेस्टेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ x by 2000 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारी सजेशन है। यहां आप बड़ा बड़ा लिखोगे सजेशन या डिसीजन, क्वेश्चन में जो कहा है वही करना है। तो अगर आपको सजेस्ट करने को कहा है तो आप सजेस्ट करो, और अगर आपको कहा है डिसाइड करो तो आप डिसाइड करो। लिखा है सजेस्ट तो आप लिख दो सजेशन, यहां लिखा होता है कि डिसाइड तो आप लिख देते डिसीजन। ऑलराइट, सो इस तरह से हम फर्दर अकाउंटिंग कर सकते हैं, फर्दर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, टेकिंग ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स एज अ बेस की। इसके आगे और क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। तो यहाँ पे अगले सिनेरियो में आप देख लो, अगर हमने बी केस किया या सी केस किया तो हमारे अलग अलग मेथड्स थे। कोई भी इसमें जो शीट है या स्टेटमेंट बन रही है उसका एक पैटर्न नहीं होगा, ये हमारे अपनी मर्जी है कि हम कैसे करें। ओवरऑल हमें पता है कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, उसको याद रखना है। बाकी आपका पैटर्न जैसे आपको समझ में आएगा आप बना सकते हो। सो दैट टेक्स अस टू द एंड ऑफ पीवी एनालिसिस, जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो थी उसके एनालिसिस, और उसके बेसिस पर जो हमारी मेजर एप्लीकेशन थी ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स बेस्ड ऑन की फैक्टर एंड फर्दर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, ये हमने कर ली है। सो यू कैन प्रैक्टिस, आप इनके जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, और बेटर होगा कि यू टेक अप योर 10 ईयर पेपर्स और वहां से इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो ताकि आपको लेवल का पता रहे। बिकॉज ये एक ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ बीकॉम ऑनर्स में ही नहीं है, ये बीकॉम के अलावा एमकॉम में, एमबीए में, सब में बच्चे पढ़ते हैं। सो डेप्थ होती है हर चैप्टर की। सो जब आप 10 ईयर पेपर देख लोगे तो आपको अपने चैप्टर की डेप्थ पता चल जाएगी। सो उसके बियॉन्ड भी नहीं जाना और उससे कम पे भी नहीं रहना। सो मैंने मैक्सिमम पॉसिबल कोशिश की है कि जो आपके रेलेवेंट पार्ट्स हैं वो कवर हो जाए। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।